सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से पाठ क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चे जुड़िए और समझिए। उपरोक्त पाठ में आगे स्कूल है, आगे पार्क है, बच्चों के लिए रास्ता, साइकिल चलाना मना है, ओवरटेकिंग, रास्ता दे, इन सभी वाक्यों में कुछ न कुछ क्रिया हो रही है। तो इन्हीं क्रियाओं को आपने नीचे संकेतों के माध्यम से नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उन क्रियाओं को लिखना है। आगे पाठ प्रारंभ करते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? सर्वप्रथम है कि जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने या किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। देखिए, जो शब्द अर्थात वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने, क्योंकि कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, जैसे हवा चल रही है, ठीक है, पानी बह रहा है, तो ये हवा का बहना और पानी का बहना ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि जो अपने आप घटित होती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी कार्य के होने या करने, अर्थात कुछ क्रियाएं करी भी जाती हैं इंसान के द्वारा, ठीक है, अथवा किसी घटना के घटने। अब कुछ घटनाएं हैं जो अपने आप घटती हैं, ठीक है, जैसे बारिश का होना। तो किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति, वह चल रहा है, वह रुका हुआ है आदि का बोध ज्ञान जिन शब्दों से होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब देखिए, क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए आरुषि कहानी क्रिया का अभाव है, यहाँ पर क्रिया पूरी नहीं दी गई है। तो उदाहरण, आरुषि कहानी पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ जब क्रिया लगी आरुषि की कहानी वाले वाक्य में, तो इसका अर्थ हमें पूरा समझ में आया। तो कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मैदान में घास लंबी हो गई है, यह क्रिया स्वयं घटित हो रही है। और उसके बाद माली घास काट रहा है, तो माली द्वारा की गई एक क्रिया है जो काटने का कार्य कर रही है, ठीक है। तो कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक शब्दों से अधिक की होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रियंका ने नाटक लिखा और प्रियंका नाटक लिख रही है, ठीक है। तो क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि क्रिया के जो शब्द हैं वह बदलते कैसे हैं? लिंग के आधार पर, खाता है, खाती है, ठीक है, बदलाव आ गया ना लिंग के आधार पर, लड़की खाती है, लड़का खाता है। उसके बाद वचन के आधार पर, जब एक वचन होगा तो अलग क्रिया होगी और बहुवचन होगा उसके लिए अलग क्रिया होगी। कारक के आधार पर, अर्थात जब आपका कारक चेंज होगा, जो कारक आपको पीछे पढ़ाए गए थे उन्हीं के आधार पर बताया गया है कि कारक जब क्रिया से जुड़ता है तो वह क्रिया बदल जाती है। और उसके बाद काल, अर्थात समय के आधार पर, भूतकाल की क्रिया अलग लिखी जाएगी, वर्तमान काल की अलग लिखी जाएगी और भविष्यत काल की क्रिया अलग लिखी जाएगी। इनसे प्रभावित होकर कभी कभी क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश खेल रहा है, तन्वी खेल रही है। वचन के आधार पर बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं। बाग में झूला लगा है और बाग में झूला लगेगा, काल का परिवर्तन के आधार पर। उसके बाद क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य से अधिक क्रियाएं जो हैं, एक वाक्य से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। सौम्या ने साड़ी खरीदी, एक क्रिया, और सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियाँ खरीदी, ये बहुत सी क्रियाएं, ठीक है। ये वचन के आधार पर हो गया। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कहने का अर्थ है विभक्ति चिन्ह अर्थात कारकों के परसर्ग, उन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता तो जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार चलती है, जो कार्य को वाक्य में कर रहा होता है। जैसे पारुल सब्जी काटती है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अतिथि घर में बैठे हैं, यह पुल्लिंग है और बहुवचन है। यदि कर्ता के साथ विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार होगी। जैसे रंजन ने कविता सुनाई, स्त्रीलिंग है। कविताएं सुनाई, कविताएं स्त्रीलिंग है, इसलिए जो इसकी क्रिया है सुनाई वह भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, ठीक है, और बहुवचन में। और दिव्या ने सेब खाया, यहाँ पुल्लिंग है एक वचन में, क्योंकि सेब खाया, सेब के आधार पर क्रिया चेंज हुई है। धातुरूप, अब देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चा माँ की बात सुन रहा है,
तुम गाना सुन रहे हो और तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो या नहीं। सभी वाक्यों में आए क्रियापद जो सुन है उसके अंश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह अंश क्रिया का मूल रूप अथवा धातु कहलाता है। कहने का अर्थ है कि ये जो सुन शब्द है ये इससे ही सारी क्रियाएं सुनना, सुनेगा, सुन रहा आदि क्रियाएं बनेंगी। ठीक है, तो ये जो मूल रूप है इसी में ही प्रत्यय लगकर नई नई क्रिया का रूप परिवर्तित होता रहता है। तो इसीलिए यह सुन शब्द धातु कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए क्रिया का मूल रूप धातु का प्रयोग सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे तू देख, तू चढ़, तू लिख और तू दौड़। तो आपको अगर यह जानना हो कि किसी भी क्रिया में उसकी धातु क्या है तो उसको तू शब्द के साथ लगाकर प्रयोग करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य में धातु क्या है, शब्द में धातु क्या है, क्रिया शब्द में। तो धातु के भेद, धातु के 4 भेद होते हैं। पहला है सामान्य धातु, सिंपल क्रिया, सिंपल वर्ब। क्रिया में धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया की समान धातु बन जाती है। जैसे लिख का लिखना, चढ़ का चढ़ना, बोल का बोलना, सो का सोना, सुन का सुनना और चल का चलना। अब जो दूसरा आता है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न का अर्थ है सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगने पर विपन्न धातुएं बनती हैं। जैसे पढ़ शब्द है उसमें ना लग गया, सामान्य धातु बन गई पढ़ना। और व्युत्पत्ति जब इसकी बनती है, व्युत्पन्न धातु जब इसकी बनती है उसमें पढ़वाना, पढ़ाया, पढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद चल धातु में चलना लगता है, चलना, चलवाना, चलाया। और उसके बाद सो धातु में सोना, सुलाना, सुलवाया, सुलाया। ठीक है, और देख धातु में दिखना, दिखवाया, दिखवाना। इन्हें विपन्न धातु कहते हैं। उसके बाद आते हैं नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्ययों को जोड़कर जो धातु बनाई जाती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कुछ संज्ञा शब्द भी होते हैं जो क्रिया का रूप होते हैं। क्रिया उनसे उन पर प्रत्यय लगकर नई क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे संज्ञा शब्द है शर्म, उससे क्रिया बना दी, प्रत्यय लगाकर शर्म आना। बात से बतियाना, टक्कर से टकराना, हाथ से हथियाना। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। ठीक है, विशेषण से गरम से गरमाना और साठ से सटियाना। इसी प्रकार चौथा है मिश्र धातु। वे संज्ञाएं, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, हर आदि, आना आदि लगाकर बनाई जाती है, उन्हें मिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संज्ञा शब्दों में बात करना, जान लेना, अच्छा लगना। तो यहाँ पर क्या है कि जो संज्ञा शब्द है उनके साथ क्या कर रहे हैं, धातु रूप लग रही है और वो साथ में आके दोनों क्रियाओं का रूप बन रहे हैं। तो विशेषण से अच्छा विशेषण है उसमें लगना लगा दिया, अच्छा लगना, बुरा होना। ठीक है, और क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे पीछा करना। ठीक है, नीचे आना, सीधा कह दिया नीचे आना। अब देखिए सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे हेमंत ने दरवाज़ा खोला और नयना खिलौने लेने आई। अब आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद जो है वो 2 आधारों पर किए जाते हैं। ठीक है, एक कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। इसे आगे जानेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सबसे पहले आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब अ मतलब बिना, कर्मक मतलब कर्म के। वे क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, कर्म मौजूद नहीं होता, ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, ज़रूरत भी नहीं होती कर्म की, वह अकर्मक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जो क्रियाएं, तो इसकी व्याख्या है कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए कि अकर्मक वाक्य कौन से हैं, तो जिनमें कर्म मौजूद नहीं होगा वह अकर्मक होंगे और सकर्मक वाक्य वो होंगे जिनमें कर्म मौजूद होता है। आगे देखिए, जैसे हंसना, रोना, जाना, उड़ना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना इत्यादि। शेर पेड़ के नीचे बैठा है, इसमें कर्ता तो हो गया शेर और बैठना हो गई उसकी क्रिया, बैठा शब्द। बच्चे घर आ गए, तो इसमें जो बच्चे हैं वह कर्ता हो गया और आ गए हो गई हमारी क्रिया। तो इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव जो है वह कर्ता पर पड़ रहा है। यह कर्म का सर्वथा अभाव है। यहाँ पर कर्म का अभाव है मतलब कर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, अतः यह क्रियाएं जो हैं वह अकर्मक हैं, इनमें कोई कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसने, किसको प्रश्न लगाकर करना चाहिए। अगर मतलब क्रिया से पहले जो है वह क्या, किसको
क्या किसे किसको शब्द लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्रिया जो है वह सकर्मक है या अकर्मक है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्या है, वह क्रिया अकर्मक है। जैसे नर्तकी नाच रही है, नर्तकी क्या नाच रही है, तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता तो यह अकर्मक है। प्रतीक तैर रहा है, प्रतीक क्या कर रहा है, प्रतीक कोई उत्तर नहीं आता तो प्रतीक तैर रहा है। तो अब देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक अर्थात जिनमें क्रियाओं में कर्म मौजूद परम पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है। इस कारण जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अर्थात कर्म की मौजूदगी होती है वह अर्थात कर्म पाया जाता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना और भरना इत्यादि। उदाहरण के लिए कारीगर कालीन बुन रहा है, करता है कारीगर, क्रिया है बुन रहा है और कर्म क्रिया का प्रभाव के कालीन पर पड़ रहा है क्योंकि बुनने का कार्य उसी में हो रहा है, तो वह हो गया हमारा कर्म। नीता बाल सुखा रही है, तो नीता क्या कर रही है, नीता बाल सुखा रही है। इसमें प्रश्नवाचक लगाकर भी आप समझ सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा है बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह क्रिया सकर्मक है। तो सकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें क्या, किसने, किसको आदि लगाकर प्रश्न किया जाता है और उत्तर में कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ हो तो वह क्रिया का कर्म होती है, अतः वह क्रिया सकर्मक होती है। किसान बीज बो रहा है, तो किसान क्या बो रहा है, किसान बीज बो रहा है। नेहा पानी भरती है, नेहा क्या भरती है, नेहा पानी भरती है, तो इसमें हमें उत्तर मिल जाता है, तो वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के भेद, ठीक है। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वह एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे किरण कपड़े सिलती है, तो किरण क्या सिलती है, कपड़े सिलती है। नवीन नारियल खरीद रहा है, तो नवीन क्या खरीद रहा है, नवीन नारियल खरीद रहा है। ये होगी हमारी एक कर्मक क्रियाएं। अब द्विकर्मक क्रिया की नहीं कहते कि जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे माँ ने बेटे को कहानी सुनाई। अब देखिए कर्ता हो गया माँ, माँ ने, कर्म हो गया बेटे को और दूसरा कर्म हो गया कहानी और क्रिया हो गई हमारी सुनाई। इसी प्रकार अभिषेक ने मीरा को उपहार दिया। अभिषेक ने मीरा को क्या दिया, किसको क्या दिया, तो अभिषेक ने मीरा को उपहार दिया। उसके बाद माँ ने किसे कहानी सुनाई, बच्चे को, तो माँ ने बच्चे को क्या सुनाई, कहानी। अभिषेक ने किसे उपहार दिया, मीरा को, और अभिषेक ने मीरा को क्या दिया, उपहार। तो ध्यान रखें कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता है फिर भी वे क्रियाएं अकर्मक नहीं मानी जाती। जैसे मसलन पढ़ रहा है, सजल पढ़ रहा है, तो करें पे यहाँ पे कर्म का अभाव है, हमें यह नहीं पता कि वह क्या पढ़ रहा है, ठीक है। कर्ता और क्रिया, यहाँ पर कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा है। जैसे पुस्तक, कहानी, पत्र इत्यादि। सजल पढ़ रहा है तो प्रश्न बनेगा सजल क्या पढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म का अभाव है परंतु फिर भी यह क्रिया के अंतर्गत, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक क्रियाएं जोड़ देने से अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बन जाती है। जैसे किस्मत कई खेल खेलती है, तो खेल हो गया हमारा, वैसे तो ये कर्म है, वो खेल जो है वो क्रिया शब्द है परंतु इसको कर्म की तरह प्रयोग किया जाता है। किस्मत क्या खेलती है, किस्मत खेल खेलती है। उसके बाद प्रश्न 2, प्रयोग और संरचना के आधार पर। अभी हमने पढ़ा क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और उसके बाद आया प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब साधारण मुख्यतः क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया लगती है, एक क्रिया और आती है क्रिया के साथ, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो जिसमें जैसे पहले मुख्य क्रिया होती है, एक मेन क्रिया होती है, दूसरी उसकी सहायता करती है, अतः उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया का विस्तार करती है उसके अर्थ का, इसी प्रकार क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मुख्य क्रिया है खाना और रही है सहायक क्रिया। जैसे सोनिया दवाई खा रही है, तो खाना हो गया उसका मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया हो गई रही है। इसी प्रकार हर्ष पिताजी को बुला रहे हैं, तो बुलाना हो गई मुख्य क्रिया और रहे हैं हो गई हमारी सहायक क्रिया। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद आया रंजक क्रियाएं या सहायक क्रियाएं। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करती है तो वह रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सब अंदर आ जाओ। आना और जाना, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं परंतु जो मुख्य क्रिया है वह आना है, ठीक है, और उसकी रंजक क्रिया जो उसकी सहायक क्रिया है वह है जाओ। दुकानदार सामान देखने लगा, यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वह है दिखाना
और रंजक क्रिया जो है वह है लगा। ठीक है, दो क्रियाएं हैं, परंतु जो दूसरी क्रिया है वह रंजक अर्थात रंग भरने का कार्य कर रही है, मतलब अपना अर्थ ना देकर दूसरी क्रिया के अर्थ को देने में सहायता कर रही है, तो वह मुख्य क्रिया कहलाएगी। उसके बाद है नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु हैं, अभी आपको पीछे भी बताया था कि वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो है अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो बनाई जाती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे फिल्म से फिल्माना, शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना। ठीक है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है अपना, मैं, साठ, मोटा। उसके बाद है अनुकरणात्मक, थप थप थपथपाना, गुनगुन गुनगुनाना, भिन भिन भिनभिनाना, गुड़ गुड़ गुड़गाना, बड़बड़ बड़बड़ाना, खटखट खटखटाना और दन दन दंदनाना। तो ये सभी इन शब्दों से अनुकरणात्मक शब्दों से क्रियाएं बनाई जा रही हैं। उसके बाद चौथी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। एक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। जैसे गाय खुशी गाय को घास खिला रही है, तो अभी देखिए क्रिया जो है वह कर्ता नहीं कर रहा है, खुशी घास खिला रही है। ठीक है, और अनिकेत पक्षियों को दाना डालता है। इन दोनों वाक्यों में जो खिलाती और डालता प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, दूसरे से कार्य करवा रहा है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए रोहन जूस पीता है, ये जो स्वयं कार्य क्रिया जो है स्वयं कर रहा है। ठीक है, और माँ रोहन को जूस पिलाती है, यह माता जो है वो रोहन को जूस पीने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोनों ही स्थितियों में रोहन जूस पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं जूस पी रहा है, बल्कि दूसरे वाक्य में माँ के द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह जूस पी रहा है। तो इस प्रकार यहाँ दो प्रकार की क्रियाएं प्रकार के करता है, एक है प्रेरणा देने वाला और एक है प्रेरणा प्राप्त करके कार्य को करने वाला। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हो गए, एक है प्रथम प्रेरणार्थक और है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम वाला हो गया जो कार्य कर रहा है और दूसरा है जो कार्य करवा रहा है। तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया जब कर्ता जो है वह स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है किसी को, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर कर्ता जो है वह बच्चे को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है, और माँ बच्चे को नहलाती है तो कर्ता स्वयं बच्चे को नहलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया जब कर्ता में कार्य स्वयं सम्मिलित ना होकर किसी अन्य से कार्य कराने की प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अध्यापक कार्य को स्वयं न करके समीर से बच्चों को, अब ये तीसरे आगे बच्चों को पढ़वाते हैं, तो यहाँ पर दो प्रेरणार्थक हो गए। ठीक है, तो अध्यापक कार्य को स्वयं न कर समीर से कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, और प्रेरणा दर्जी से हेमा के कपड़े सिलवा रही है। ठीक है, तो प्रेरणा दर्जी को कपड़े सिलाने के लिए प्रेरित कर रही है, अर्थात कार्य को स्वयं न करके उससे करवा रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्रिया होती है लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया लिखना और दूसरा हो गया लिखवाना। ठीक है, अब इसके बाद क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक बोलना, बुलाना और बुलवाना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया क्रिया का दौड़ना और दौड़वाना, सोना और सुलवाना, क्रिया स्वयं न कर किसी सामने वाले से क्रिया करना। और पांचवी और अंतिम है पूर्णकालिक क्रिया, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नाना जी फल खरीद कर घर आए। ठीक है, देखिए खरीदने की क्रिया तो खत्म हो चुकी है, परंतु जो मुख्य है, हम जो वाक्य में मुख्य चीज़ बता रहे हैं कि दादाजी फल खरीद कर घर आए, तो बाद की जो क्रिया है वह मुख्य क्रिया रहेगी, और जो उससे पहले की क्रिया होगी जिसके जो क्रिया की ख़त्म हो चुकी है वह कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। विपुल ने दौड़कर गेंद उठाई, तो दौड़ने की क्रिया खत्म हो चुकी है, अब वह गेंद उठाने का कार्य कर रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई जो पूर्व में हुई है, और मुख्य क्रिया हो गई हमारी उठाने की। तो इन वाक्यों में खरीद कर तथा दौड़कर पूर्वकालिक क्रियाएँ हैं, क्योंकि ये आय तथा उठाई मुख्य क्रियाओं से पहले घटित हो चुकी है, अर्थात हो चुकी है। तो उदाहरण के लिए गरिमा घर आकर खेलने जाएगी और बेटा थोड़ा पढ़कर चले जाना, मैना उड़कर पेड़ पर बैठ गई, तो मानसी खाकर सोने चली गई। तो इन्हीं सभी वाक्यों में देखिए आप एक क्रिया खत्म हो रही है, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, तो ऐसी पहली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ क्रिया समाप्त होता है। धन्यवाद।